वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, तो जैसा कि आज हम अपने चैप्टर का लास्ट लेक्चर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंशन द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच यू विल स्टडी ईच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। कहते हैं कि हमें केमिस्ट्री के उन ब्रांचेस को पॉइंट आउट करना है कि जिन ब्रांचेस में हम इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं। पहला है रेट ऑफ रिएक्शन। The branch of chemistry in which we study the rate of reaction is chemical kinetics. Chemical kinetics में हम reactions वगैरह को study करते हैं। Digestion of the food in human, जैसे देखिए अब हमें उसके नाम से पता लगता है कि ह्यूमन के बारे में, फूड डाइजेशन के बारे में, मतलब ह्यूमन बॉडी का कोई काम है तो ये आ जाएगा लाइफ में यानी बायो में। तो हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। थर्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। इसकी ब्रांच देखने से पहले हम खुद एक बार देखेंगे इसको कि ये कौन सी ब्रांच में आता है। प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़ यानी ये किस तरह का होगा, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, इसकी एग्जिस्टेंस किस तरह की है, और मतलब इसकी फ़िज़िकल चीज़ क्या है, फिज़िकली किस तरह की दिखती है। तो ये आएगा फिज़िकल केमिस्ट्री में। प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो वो फिज़िकल केमिस्ट्री में आएगा। फोर्थ आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता है हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटिव, तो ये आ जाएगा सिंपल इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग फायरवर्क्स। देखें हमें बताना है रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फायरवर्क। अब हमें रिएक्शन का नहीं बताना, हमें बताना है कि फायरवर्क जब हो रहा होगा यानी जब आतिशबाजी होती है तो उसमें क्या होता है, वो जो रिएक्शन होता है वो किस तरह का होता है। अब ये इन्होंने बताया कि इट इज़ स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, जिसमें हम कार्बन के अलावा बाकी सब कुछ पढ़ते हैं। लास्ट वन है मेजरमेंट ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ द वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर। ये हम पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, यानी स्पेक्ट्रोमीटर भी इसका नाम है एक। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम उसको एनालाइज करते हैं। इसमें यही है कि मेजरमेंट ऑफ द अब्जॉर्प्शन, हम उसकी मेजरमेंट ही करेंगे यानी इसको ऑब्जॉर्व भी करेंगे, एनालाइज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। सबसे पहले हम इसका आंसर करते हैं। एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट विद द वेरिंग फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। वो कहते हैं कि एलोट्रॉप्स हमारे पास एक ही एलिमेंट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। जैसे हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन, हमारे पास उसकी 3 एलोट्रॉप फॉर्म होती हैं। और आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक्सप्लेन द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एंड सल्फर। अब हम पढ़ेंगे कार्बन और सल्फर के एलोट्रॉप्स को। कार्बन क्या आ जाता है, इस पर आता है सबसे पहले डायमंड, हार्ड ट्रांसपेरेंट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो कार्बन बनता है हमारे डायमंड हमारे पास बनता है, इसमें बहुत ज़्यादा काम होता है। ये डायमंड एक्चुअली एक स्टोन ही होता है जिसको हम इसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग करते हैं, इसको तराशते हैं, तब ये एक ब्रिटल शेप में आता है। इसकी एक बहुत ही शाइनी सरफेस होती है। ये सबसे हार्ड सॉलिड है हमारे वर्ल्ड का, कहा जाता है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब पहले तो हमने पढ़ा था कि मतलब पिछले लेक्चर्स में, किसी एक लेक्चर में हमने पढ़ा था डायमंड में से डायरेक्टली लाइट पास नहीं होती, उसके अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट करती रहती है इधर उधर जाकर, इससे बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें से वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वैसे ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमने पढ़ा था डिफरेंट लेयर्स ऑफ कार्बन, यानी ये कार्बन की बहुत सारी लेयर से बना होता है। ये सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इसके स्लिपरी ये क्यों होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। फ्लोरेंस, फिजिकल और द टेबुलर कार्बन मॉलिक्यूल्स। फ्लोरेंस हमारे पास ना एक होलो सर्कल होता है, एक बॉल टाइप कह लो, कुछ भी कह लो, ये होलो होता है और इस पर बहुत ज़्यादा 5-6 कार्बन के बॉन्ड होते हैं, उससे ये बना होता है। ये स्फेरिकल होता है यानी गोल होता है, और टेबुलर कार्बन यानी वो सर्कल की शेप में होता है, बॉल टाइप होता है।
नेक्स्ट है कोल। कोल हमारे पास अमोर्फस कार्बन होता है, यानी वो एक उसकी एक अजीब सी शेप होती है, वो बहुत हार्ड सा होता है, यूज एज अ फ्यूल। क्योंकि कोल भी हमारे पास अर्थ की सरफेस में होता है और फ्यूल भी हमारे पास उस नीचे ही होता है ज़मीन के, तो ये एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। आगे आता है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। इसके दो एलोट्रॉप्स हैं, रोहम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। रोहम्बिक होता है स्टेबल एट रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मोनोक्लिनिक हमारे पास हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। और रोहम्बिक होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा यानी 8 ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स होते हैं इसमें, ये 8 क्रिस्टल्स होते हैं इसमें। और मोनोक्लिनिक होता है फॉर्म निडल शेप क्रिस्टल। ये हमारे पास बहुत बारीक बारीक क्रिस्टल से बना होता है जो कि निडल की तरह होती हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमने कर लिया पार्ट व्हाट आर द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, एक्सप्लेन द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एंड द सल्फर। आगे जी लास्ट पार्ट है इसका, हाउ डज कोल डिफर फ्रॉम डायमंड। ये पूछता है कि आप कोल को डायमंड को किस तरह एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। कोल हमारे पास अमॉर्फस होता है, यानी वो एक सख्त सा होता है, एक उसकी शेप अजीब सी होती है। लेकिन डायमंड हमारे पास क्रिस्टलाइन शेप का होता है, एक प्यारी सी शेप उसकी होती है। इसकी हार्डनेस देखें तो कोल हमारे पास ब्रिटल होता है और डायमंड हमारे पास हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है। अपीयरेंस इनकी होती है, ये होता है ब्लैक। कोल हमारे पास ब्लैक होता है। ओपेक, ओपेक भी मतलब एक सख्त में ही आ जाता है, बहुत हार्ड होता है। नहीं सॉरी जल्दी टूट जाता है, हार्ड नहीं मतलब टूट जाता है, ये इतना हार्ड नहीं होता। और हमारे पास जो डायमंड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, शाइनी सा होता है। आपको पहले बताया बुक में इसके डायमंड की शेप बनी हुई है। यूज़ हमारे पास कोल फ्यूल में यूज़ होता है और डायमंड हमारे पास ज्वेलरी में होता है और कटिंग टूल्स। डायमंड को ना हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिरर को अगर काटना होता है, क्योंकि देखिए ना तो वो हैमर से टूट सकता है ना ही किसी ब्लेड से कट सकता है। तो हमारे पास डायमंड सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो मिरर को कट कर सकती है। हमने इतनी प्यारी प्यारी शेप देखे हैं, मिरर का एप्पल बना होता है, ग्लासेस होते हैं हमारे, वो सब डायमंड से ही कट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर्स में, ठीक है। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लिक्विड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हमारे पास वो स्टेट है मैटर की जिसमें लिक्विड और गैसेस दोनों होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। A supercritical fluid is a substance at temperature and the pressure above its critical point, जो कि अपने critical point से ज़्यादा होता है, जिसका टेम्परेचर और प्रेशर उसके क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा होता है। वेयर इट इज एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैसेज, जो कि जिसके पास लिक्विड और गैसेज दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो होता है हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। अब हम इसको डिफर करेंगे ऑर्डिनरी लिक्विड से। हमारे पास जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता है वो हायर डिफ्यूजन रेट होता है। डिफ्यूजन मतलब जो जल्दी से स्प्रेड हो जाता है, मतलब फैल जाता है, यानी ये जल्दी से हमारे पास फैल जाता है, जबकि ऑर्डिनरी लिक्विड्स ऐसा नहीं करते। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हमारे पास लोअर विस्कोसिटी होती है, यानी वो जल्दी से वो इतने गाढ़ी नहीं होते। जैसे हमारे पास हनी जो होता है वो बहुत हैवी सा होता है, लेकिन ये ऐसे नहीं होते क्योंकि इनके पास लिक्विड और गैसेस की दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए मेकिंग देम फ्लो इजली, ये बहुत आसानी से फ्लो कर जाते हैं। डिजॉल्व सब्सटेंसेस लाइक अ लिक्विड एंड बट मूव लाइक अ गैस। इसके जो सब्सटेंसेस होते हैं वो लिक्विड की तरह होते हैं, लेकिन वो गैस की तरह मूव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द सोल्यूबिलिटी ऑफ द सोल्यूट। हमें सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन बतानी है। हाउ डज द सोल्यूबिलिटी ऑफ द सोल्यूट चेंजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इस कंडीशन को बताना है वो कैसे होती है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास सोल्यूबिलिटी वो एक अमाउंट है कि जब हमारे पास सोल्यूट सॉल्वेंट में अपने स्पेसिफिक टेम्परेचर पर डिज़ोल्व हो जाता है, यानी वो एक दूसरे में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, वो हमारे पास सोल्यूबिलिटी होती है। सोल्यूबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट दैट कैन डिज़ोल्व इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, आगे उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो उसका इफेक्ट है, टेम्परेचर का इफेक्ट है जब हमारे पास सोल्यूबिलिटी पर इफेक्ट है जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा। फॉर मोस्ट सॉलिड इन लिक्विड,
हमने सॉलिड और लिक्विड का बताना है कि उनके लिए क्या कंडीशन होगी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, ये कंडीशन हमने लेक्चर में भी पढ़ी थी सॉल्युबिलिटी वाले में। जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। और गैसेस में क्या हो, गैस और लिक्विड वाली कंडीशन में होगा कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाएगा। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी, और मैं आपको बार बार बताती हूँ कि अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो वो है व्हाट टाइप ऑफ द मूवमेंट आर प्रेजेंट इन द गैसियस एंड द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। गैसेस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स की हमने मूवमेंट बतानी है, तो पहले हम गैसेस की करते हैं। ट्रांसलेशनल मूवमेंट। ट्रांसलेशनल मूवमेंट वो होती है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मॉलिक्यूल मूव रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन। ये तो गैसेस की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो इधर उधर मूव करते रहते हैं रैंडमली। रोटेशनल मूवमेंट यानी वो अपनी जगह पर ही घूमती रहती है। मॉलिक्यूल रोटेट अराउंड देयर एक्सिस, वो अपने दायरे में ही घूमती रहती हैं, यानी उनको जितनी जगह मिल गई उसमें ही घूमेंगी। वाइब्रेशनल मोशन, एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट। एटम्स अपने मॉलिक्यूल्स के साथ वाइब्रेट करते रहते हैं। यही कंडीशंस आएंगी लिक्विड के साथ। ट्रांसलेशन में आएगी मॉलिक्यूल्स स्लाइड पास ईच अदर। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास से फिसल कर गुजरते रहते हैं, ठीक है। रोटेशनल में आएंगे सिमिलर टू गैसेस बट रिस्ट्रिक्टेड। ये गैसेस की तरह मूव करते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, थोड़े उससे कम, क्योंकि गैसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा रैंडम होते हैं। लिक्विड थोड़े उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में थोड़े थोड़े से बॉन्डिंग होती है उनकी। और आगे है वाइब्रेशनल मोशन, लेस रिस्ट्रिक्टेड देन सॉलिड। ये सॉलिड से कम होता है, मतलब वाइब्रेट तो करते हैं लेकिन सॉलिड जितना नहीं करते, क्योंकि सॉलिड तो बिल्कुल भी नहीं करता, उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एरिया विच आर स्टडीज अंडर द इनऑर्गेनिक एंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस करो। फिर से वही बात आ जाती है कि ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें हम कार्बन के अलावा स्टडी करते हैं कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स पे एग्जांपल आएगी हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, प्रोटीन्स, डीएनए। और इनऑर्गेनिक पे आएगी मेटल, सॉल्ट, एसिड, बेसिस एंड मिनरल्स। जो ऑर्गेनिक की बॉन्डिंग होती है वो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग, और जो इनऑर्गेनिक होती है वो होती है आयनिक और कोवलेंट दोनों बॉन्डिंग। और जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसका यूज़ होता है मेडिसिन में, फ्यूल्स में, प्लास्टिक्स में। जबकि इनऑर्गेनिक का यूज़ होता है कैटलिस्ट में, मिनरल्स में, इंडस्ट्रियल केमिकल्स में। कैटलिस्ट हमारे पास केमिकल्स को जो होता है ना, केमिकल्स जब हो रहा होता है उसमें जो चीज़ हमें हेल्प करती है वो होता है कैटलिस्ट, लेकिन ये खुद यूज़ नहीं होता, बस एक हेल्प देता है, ठीक है। आगे मिनरल्स जो हमारे वो होते हैं ज़मीन से निकलती हैं चीज़ें वगैरह वो, और इंडस्ट्रियल केमिकल जो इंडस्ट्रीज़ में केमिकल्स यूज़ होते हैं वो। तो क्वेश्चन 5 पर आते हैं, और ये क्वेश्चन हमें बुक्स से रीड करना होगा क्योंकि वो ज़्यादा लंबा था, इसलिए मैंने सिर्फ एक हिंट दे दिया क्वेश्चन का। जी, तो क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशंस लीड टू एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन द केमिस्ट्री विच enables us to purify a compound through crystallization. Describe a process in which potassium nitrate is purified by the crystallizing it in water. वो कहते हैं कि पोटाशियम नाइट्रेट बताओ हमारे पास किस प्रोसेस पर प्योरीफाई हो जाती है, तो अब हम उनको बताएंगे इसका आंसर। सबसे पहले आता है, अच्छा ये यहाँ पे स्टेप्स हैं कुछ इसके प्योरीफिकेशन के। द प्योरीफिकेशन ऑफ द पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं KNO3 से। यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन फॉलोज दीज स्टेप्स। हम इसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, मतलब प्योर कर सकते हैं फॉलोइंग स्टेप्स से। सबसे पहले हमने डिजॉल्विंग करनी है। डिजॉल्व द इम्प्योर पोटाशियम नाइट्रेट इन द हॉट वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। हमने पोटाशियम नाइट्रेट लेना है, KNO3 लेना है, उसको हमने हॉट वाटर में मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना लेना है। उसके बाद हमने, क्योंकि इसको प्योर करना है तो हमें फ़िल्ट्रेशन करने होंगे। फ़िल्ट्रेशन किस तरह करते हैं कि हम एक फ़नल लेते हैं, उसको इन्वर्टेड, मतलब उसको उल्टा करते हैं, यानी इन्वर्टेड एक फ़नल ली, उसमें फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करके रखा,
शायद फिल्ट्रेशन वो फिल्टर पेपर ये सॉरी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि फ़िल्टर पेपर फोल्ड किस तरह करता है। पहले एक हमारे पास एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर पेपर होता है, हम उसको वो फ़िल्टर पेपर ये पेपर नहीं होता जो हम एक लिखते हैं, वो एक दूसरा एक स्पेसिफिक पेपर होता है जिसे फ़िल्टर पेपर कहते हैं, ठीक है। उसको हम पहले उसके 4 फोल्ड्स करते हैं और एक साइड उसमें थोड़ा सा पानी लगाते हैं कि वो आपस में स्टिक हो जाए, ठीक है, आपस में चिपक जाए। उसके बाद उस फ़िल्टर पेपर को हम उस इन्वर्टेड फ़नल में रखते हैं। फ़नल के नीचे हमारे पास एक बीकर होता है। उसके बाद हम अपने सॉल्यूशन को उस फ़िल्टर पेपर में उस फ़नल में डालते हैं, जिससे हमारे पास इम्प्योरिटीज़ ऊपर फ़िल्टर पेपर में रह जाती है और जो हमारे पास प्योर सॉल्यूशन होता है वो नीचे बीकर में आ जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह हमने अपने सॉल्यूशन को फ़िल्टर कर लिया। फ़िल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव एन इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कूलिंग। हमने जब उसको फ़िल्टर कर लेना है तो हमने उस अपने प्योर पोटाशियम नाइट्रेट को ठंडा करना है, ठीक है। अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल स्लोली। प्योर पोटाशियम नाइट्रेट बीइंग टू क्रिस्टलाइज एट द टेम्परेचर ड्रॉप। जैसे जैसे वो ठंडा होता जाएगा वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता जाएगा। उसके बाद हमने उस फ़िल्टर किए हुए सॉल्यूशन में से अपने क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने उनको ड्राई करना है, या तो हम उसको फ़िल्टर पेपर में रख सकते हैं, उसका भी वो प्रोसेस भी आगे होता है कि ड्राई किस तरह करते हैं, या फिर हम उसको किसी गर्म जगह में रख देंगे वो ड्राई हो जाएं। दिस प्रोसेस रिमूव द इम्प्योरिटीज़ एंड रिजल्ट इन द प्योरीफाइड पोटाशियम नाइट्रेट। इस तरह हमारे पास प्योर पोटाशियम नाइट्रेट आ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आप लोग इसको इसी तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे जिस तरह मैंने लिखा है, तो आपको इंशाल्लाह एक अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, graphene is called the miracle material and it is a material of the future, which of its many properties make it very useful in the electronics. ग्रेफीन हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हमारे पास ये सिंगल लेयर ऑफ कार्बन से बना होता है, जबकि ग्रेफाइट हमारे पास मैनी लेयर ऑफ कार्बन से बना होता है। तो हम अब इसका आंसर करते हैं। ग्रेफीन इज़ अ हाईली यूजफुल मटेरियल इन द इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हम ग्रेफीन को हम इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट अलाउ फास्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग इट आइडियल फॉर द फास्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। हमारे पास पहले हमने पढ़ा था कि ग्रेफीन एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से पास करवा देता है, इसलिए एक अच्छा समझा जाता है, मतलब एक अच्छी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ की जाती है। एक्सट्रीम थिननेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये हमारे पास सिंगल लेयर से बना होता है, इसलिए ये बहुत लाइट सा होता है और बहुत थिन होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, जो कि फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स पे यूज़ करते हैं। फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स क्या होंगी, जैसे हमारे पास लैपटॉप है, थिन पैड है, आई गेस XF1 वो वाला आईपैड उसमें यूज़ होता है, और फ़ोन्स भी हैं फ्लेक्सिबल उनमें। नेक्स्ट पॉइंट है हाई स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गर देन स्टील से स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए यूज़ करते हैं। आइडियल फॉर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्योंकि हमारे पास ज़्यादा अरसे तक चलती रहती हैं, इसलिए ड्यूरेबल यानी पायदार यानी स्ट्रॉन्ग, इसलिए हम इनमें ग्रेफीन को यूज़ करते हैं। ट्रांसपेरेंसी, अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट मेकिंग इट सूटेबल फॉर टच स्क्रीन एंड OLED डिस्प्लेज। ये अपने अंदर से लाइट को पास होने देता है, यानी ट्रांसपेरेंट है, इसलिए ये टच स्क्रीन में यूज़ होता है, जैसे हमारे मोबाइल्स हो गए, आईपैड्स हो गए और डिस्प्ले स्क्रीन। ये OLED स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक लाइट इमिटेड डायोड, ये एक डिस्प्ले है, इसमें यूज़ करते हैं, यानी टच स्क्रीन में ग्रेफीन यूज़ करता है क्योंकि ये लाइट को पास कर देता है। नेक्स्ट पार्ट है हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हेल्प इन द हीट डिसिपेशन, यानी ये एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, ये हीट भी पास कर देता है। मेकिंग इट यूजफुल इन द हाई परफॉर्मेंस चिप्स एंड द प्रोसेसेस। फ़ोन्स में, कंप्यूटर्स पे चिप्स लगी होती हैं, वो उनमें एक अच्छा डिस्प्ले देता है, इसलिए यूज़ करते हैं इसको।
So because of these properties, graphene is being explored for the next generation transistors, batteries and the ultra fast electronic devices. इसकी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इन्हीं खसूसियात की वजह से ग्रेफीन को हम यूज़ करते हैं, और ये आगे भी काफ़ी हेल्प करेगा चीज़ों को मज़ीद मॉडर्न बनाने के लिए, एडवांस बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, कोई बात समझ ना आई हो, कोई पॉइंट रह गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारा इस लेक्चर में आज चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।